हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और दीनदयाल उपाध्याय आज का हमारा चैप्टर है, चैप्टर 20 है ये। ठीक है, और ये वाला यूनिट जो है आपका 3A कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज के चैप्टर जो है ये दीनदयाल उपाध्याय के साथ ये यूनिट जो 3 है ये कंप्लीट हो चुका है। और अब हम यूनिट जो है 2 शुरू करेंगे, और 1 चल ही रहा है, और 5 भी बीच बीच में अपलोड हो जाती है वीडियो। तो अब जो है ये यूनिट 2 शुरू करूंगी इसके स्थान पे। ठीक है, और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और पढ़ते हैं, और आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, टीजीटी पीटी आदि के लिए, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनका जन्म 25 सितंबर 1916 में हुआ था, और इनका देहावसान जो हुआ था वो 11 फरवरी 1968। ठीक है, 11 फरवरी 1968 ठीक में हुआ था। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के चिंतक और संगठनकर्ता थे। और वे भारतीय जनसंघ, ठीक है, और वे भारतीय जनसंघ स्वयं सेवक के, देखिए 1937 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक के संघ के सदस्य बने। और उन्होंने, ठीक है, और उन्होंने राष्ट्र धर्म, ठीक है, राष्ट्र धर्म, पंचराज साप्ताहिक तथा स्वदेश दैनिक पत्र का इन्होंने संपादन भी इन्होंने किया। और 1967 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इनके राष्ट्रीय उत्तराधिकारी अटल बिहारी वाजपेयी माने जाते हैं। और इनकी महत्वपूर्ण कुछ पुस्तकें थीं जिसकी इन्होंने रचना की। और जैसा कि यह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की अपेक्षा अपेक्षा संघ या आरएसएस के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, और बीबीसी के अनुसार संघ विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संस्थान है। ठीक है, और प्रारंभिक जो प्रोत्साहन था हिंदू अनुशासन के माध्यम से चरित्र प्रशिक्षण प्रदान करना, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू समुदाय को एकजुट करना था। संगठन भारतीय संस्कृति और नागरिक समाज के मूल्यों को बनाए रखने के लिए के आदर्शों को बढ़ावा देता है, और बहुसंख्यक हिंदू समुदाय को मजबूत करने के लिए हिंदुत्व विचारधारा का प्रचार करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय अधिकार वर्ग समूहों में से प्रारंभिक प्रेरणा मिली, और धीरे धीरे आरएसएस का एक प्रमुख हिंदू राष्ट्रवादी क्षत्रिय संगठन में उभरा, और कई संबद्ध संगठनों को जन्म दिया, जिसमें कई विचारधाराओं दोनों और को अपनी वैचारिक मान्यताओं को फैलाने के लिए स्थापित किया गया। और ठीक है, और राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना 1925 में, जैसा कि इन्होंने जो है 1937 में बने। ठीक है, 1937 में ये बने। और रचनाएं इनकी प्रमुख जो है वो है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, द टू प्लान्स 1958, ठीक है, डी इवोल्यूशन ए ग्रेट फॉल 1966, उसके बाद है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म 1967, अखंड भारत, जनसंघ, सिद्धांत और नीति, ये इनकी प्रमुख जो है रचनाएं हैं। ठीक है, और आध्यात्मिक और भारतीय चिंतन। ठीक है, तो राष्ट्रीय जो दीनदयाल उपाध्याय जैसा कि चिंतक और संगठनकर्ता थे, और भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे थे, और उन्होंने जनता की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद नामक विचारधारा दी। और वे एक समावेशित विचारधारा के समर्थक थे, जो एक मजबूत और सशक्त भारत चाहते थे। और वे
राजनीति के अतिरिक्त साहित्य में भी उनकी गहरी रुचि थी, जैसा कि हमने कई इनकी पुस्तकें अभी देखी, रचनाएं देखी और हिंदी अंग्रेजी माध्यम कई लेख भी लिखे और पत्रिकाओं में जो प्रकाशित हुए। आध्यात्मिक एवं भारतीय चिंतन, तो उन्होंने समाज को एक परिवार की भांति माना। जिस प्रकार परिवार में एक व्यक्ति की सहायता परिवार के अन्य सदस्य करते हैं, उसी प्रकार समाज एवं राष्ट्र में एक बृहद जो है, समाज एवं राष्ट्र क्या है, एक बड़ा परिवार है, बृहद परिवार है। ठीक है, और जिसमें आंगिक एकता विद्यमान है, इसीलिए व्यक्तियों के बीच एक आध्यात्मिक, ठीक है, आत्मिक संबंध पाया जाता है। और ठीक है, जिसे उन्होंने चिति का नाम दिया। उनके अनुसार समाज में आध्यात्मिक और आत्मिक उत्थान के बिना समाज का विकास जो है वो संभव नहीं है। ठीक है, वो जो है संभव नहीं है। मार्क्सवादी चिंतन का विकल्प, और एकात्म मानववाद मानव जीवन व संपूर्ण के एकमात्र संबंध का दर्शन है, और इसका पूर्ण वैज्ञानिक विवेचन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया था। और ठीक है, एकात्म मानववाद राष्ट्रीय स्वयं संघ का मार्गदर्शक दर्शन है ये, और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा किया गया। ठीक है, तो मार्क्सवादी चिंतन का विकल्प, उन्होंने समाज को वर्गों में विभाजित नहीं माना और इसीलिए समाज में संघर्ष की बजाय सहयोग पर उन्होंने बल दिया, और उनका विचार मानववादी है। और उन्होंने समाज में श्रमिक पूंजीपति के विभाजन के बजाय मानवीय संबंधों में आंतरिक एकता पर बल दिया, और इसीलिए समाज में सभी व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वे वंचित व्यक्तियों की सहायता करें, क्योंकि सभी व्यक्ति समाज के महत्वपूर्ण घटक हैं और इसीलिए सभी की उपयोगिता और महत्व भी है। अंत्योदय, अंत्योदय का शाब्दिक अभिप्राय है कि समाज में विद्यमान सबसे वंचित और गरीब व्यक्ति का उत्थान होना चाहिए। इसका मतलब है अंत्योदय, जो समूचे समाज का नैतिक दायित्व है, और उनका यह विचार गांधी के समान प्रतीत होता है। ठीक है, गांधी जी के समान प्रतीत होता है उनका विचार। उनके अनुसार समाज के वंचित वर्गों ने उत्थान के बिना राष्ट्र राज्य शक्तिशाली नहीं हो सकता है, और जिस प्रकार परिवार में सभी व्यक्तियों को उचित हिस्सा प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार समाज में भी वंचित वर्गों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये उन्होंने कहा। एकात्मक मानववाद पर विचार, उनके अनुसार समाज एक आंगिक इकाई है, और जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, ठीक उसी प्रकार समाज में विद्यमान प्रत्येक व्यक्तियों के बीच एक आंगिक एवं पूरकता का संबंध पाया जाता है। इसीलिए व्यक्तियों के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। आत्मिक एकता का विचार जाति धर्म जैसे बंधनों से सीमित नहीं है, और इसीलिए यह मानववादी विचार है। जिस प्रकार समूची सृष्टि का निर्माण ईश्वर करता है, ठीक है, जिस प्रकार समूची सृष्टि जो है उसका निर्माण कौन करता है, ईश्वर करता है। ठीक है, और ठीक है, ईश्वर करता है, जिस प्रकार ईश्वर द्वारा होता है, अतः व्यक्तियों के बीच आत्मिक संबंध विद्यमान होता है। व्यक्ति के जीवन की पूर्णता अर्जित करने होती व्यक्ति को भौतिक नैतिक व आध्यात्मिक सभी प्रकार की उपलब्धियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और व्यक्ति के जीवन को एकांगी व्यवस्था किया जाना उचित नहीं है। और धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों पर उन्होंने बल दिया। एकात्मक मानववाद की धारणा में व्यक्ति प्रमुख है, किंतु उसका राष्ट्र व समाज से कोई टकराव नहीं है। ठीक है, उसका राष्ट्र व समाज से कोई टकराव नहीं है, और व्यक्ति प्रकृति व समुदाय में एक रास्ता विद्यमान है, यानी व्यक्ति में
नेचर में, समुदाय में क्या है एक रास्ता। उन्होंने मनुष्य मात्र की एकता पर बल दिया। वसुधैव कुटुंब की भावना को उन्होंने उन्होंने विश्वास जताया इसमें, वसुधैव कुटुंबकम की भावना की। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद संबंधी विचार, इनका विचार विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है, जो यह मानते हैं, स्वामी विवेकानंद का जो विचार था, जो यह मानते हैं कि भारत में राष्ट्र की भावना सदैव मानवीय चेतना में अंतर्निहित है और इनके अनुसार राष्ट्र के सांस्कृतिक विचार हैं। इनके अनुसार राष्ट्र में निम्नलिखित तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे भूमि और जनता, सामूहिक इच्छाएं, सभी की भावनाएं, सिद्धांतों का समुच्चय जो भारत में धर्म के रूप में विद्यमान है, और जीवन का आदर्श। उन्होंने कहा कि केवल भूमि और लोगों से देश का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि केवल भूमि और लोगों से देश का निर्माण होता है, जबकि राष्ट्र का निर्माण साझे सांस्कृतिक मूल्यों से होता है। ठीक है, उन्होंने राष्ट्र को मां के रूप में चित्रित किया और जिस प्रकार मां का बेटे के प्रति लगाव होता है, कहा उन्होंने, ठीक उसी प्रकार भूमि और नागरिकों के बीच मां की भांति लगाव होना चाहिए, जिसे उन्होंने मातृभूमि का नाम दिया। राष्ट्र और राज्य में अंतर, दीनदयाल के अनुसार जब एक मानव समुदाय के समक्ष एक व्रत, विचार या आदर्श रहता है और वह समुदाय किसी भूमि विशेष को मातृभाव से देखता है, तो वह राष्ट्र कहलाता है। राज्य केवल भौगोलिक सीमाओं को व्यक्त करता है। राज्य का मतलब यह है कि जो भौगोलिक सीमाएं हैं उनको व्यक्त करता है, जबकि राष्ट्र एक सांस्कृतिक संकल्पना है। राष्ट्र का निर्माण कुछ शाश्वत मूल्यों व आदर्शों की आधारशिला पर होता है, जिसे उस राष्ट्र की आत्मा माना जा सकता है, और राष्ट्रवाद में संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा मानव की चेतना की परम अभिव्यक्ति विश्व के हितों के साथ एकाकार हो जाने से है, और राज्य की तुलना में राष्ट्र जो है वो प्राथमिक है। राष्ट्र एवं दल, उनके अनुसार राष्ट्र सदैव दल से प्राथमिक होना चाहिए। राष्ट्र में एकात्मक चेतना और मनोवैज्ञानिक लगाव होता है, जिसे उन्होंने चिति का नाम दिया। चिति के द्वारा जो ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होती है, उसे उन्होंने विराट का नाम दिया। ठीक है, उनके अनुसार राष्ट्र सदैव दल से प्राथमिक होना चाहिए, और उनके अनुसार राष्ट्र और दल के बीच टकराव में सदैव राष्ट्र को प्राथमिकता होनी चाहिए। स्वराज संबंधी विचार, दीनदयाल उपाध्याय के स्वराज की व्याख्या हेतु 3 अनिवार्य पक्ष माने उन्होंने। पहला कि राज्य उन लोगों द्वारा संचालित हो जो राष्ट्र के अंग हैं। दूसरी बात, राष्ट्र का संचालन राष्ट्रीय हितों के अनुकूल किया जाना जाए। तीसरी बात, राज्य में राष्ट्र के हितों को संरक्षण और संवर्धन प्रदान करने की सामर्थ्य स्वयं में हो, और राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र हित के लिए समर्पण और स्वावलंबन स्वराज्य के आवश्यक तत्व हैं। दीनदयाल के राजनीति संबंधी विचार, दीनदयाल उपाध्याय ने भारत के लिए संघात्मक व्यवस्था के बजाय एकात्मक शासन का समर्थन किया। भारत में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण हो, उसके अनुसार भारत में राज्य की कोई पूजा पद्धति नहीं, परंतु भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। राष्ट्र भक्ति समाज भक्ति ही भगवान भक्ति है। उन्होंने कहा राज्य व राष्ट्र के मध्य साधन व साध्य का संबंध है, और व्यक्ति के व्यक्तित्व व स्वतंत्रता पर राज्य द्वारा, ठीक है, व्यक्ति के व्यक्तित्व व स्वतंत्रता पर राज्य द्वारा मनमाना नियंत्रण, ठीक है, मनमाना नियंत्रण नहीं होना चाहिए। और दीनदयाल उपाध्याय ने आदर्श अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं बताई। पहला पॉइंट है प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर के प्रति आश्वस्त करना। उन्होंने लघु उद्योग, कटोर उद्योगों पर बल दिया, और ठीक है, और बल दिया और अर्थव्यवस्था को विकेंद्रित करने का समर्थन किया।
राष्ट्र में व्यक्ति की सुरक्षा ही सामर्थ्य की व्याख्या करना, व्यक्ति और राष्ट्र की न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन उपलब्ध कराना। ठीक है। प्रत्येक वयस्क व स्वस्थ व्यक्ति को उपयुक्त रोजगार और का अवसर प्रदान करना, जो कि इस समय बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। प्रकृति के संसाधनों का मितव्ययता से उपयोग करना, राष्ट्र की आवश्यकताओं व उपलब्ध संसाधनों के आधार पर तकनीकों का विकास करना, और पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली व समाजवादी व्यवस्था दोनों की ही आलोचना की व मानवीय अर्थशास्त्र पर इन्होंने बल दिया। ठीक है। और इन्होंने राष्ट्र, धर्म और स्वदेश जैसी पत्र पत्रिकाएं आरंभ की, और 1942 से जो है ये पूरी तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लिए इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया था। और 1900, ठीक है, 51 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंख्या स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश का महासचिव बनाया। और जैसा कि ये इन्होंने प्रशासनिक परीक्षा भी उत्तीर्ण किया था, और कानपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए में राजनीति शास्त्र से इन्होंने किया था बीए। और 1942 में पूरी तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक से के लिए इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। और हाल ही में जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मुगल सराय जंक्शन जो था वाराणसी में, उसका मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया है, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय जो है उपाध्याय स्टेशन कर दिया है, किसका? मुगल सराय का। ठीक है। और कांदला बंदरगाह के नाम को भी दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया, जो कांदला बंदरगाह था। ठीक है, कांदला। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कांदला। तो इसको भी बंदरगाह को दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। तो ये सारी चीजें, और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और ये यूनिट तीसरी वाली खत्म होती है, 20 चैप्टर थे इसमें, और अब मैं यूनिट 2 कराऊंगी इसकी जगह। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया है, और धीरे धीरे मैं सारी यूनिट आपकी एग्जाम से पहले कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट किया करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप सभी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।